जितना मैं गांधी को समझता हूँ जाति के इसको मिटाने के संदर्भ में या जो समता है उसको स्थापित करने के संदर्भ में, मुझे लगता है कि गांधी जी हरिजनों के प्रति जो काम कर रहे हैं, असल में वो काम द्विजों के सामने वो लेकर के आ रहे हैं। और मैं अंबेडकर और गांधी दोनों की भूमिका समाज में समता और बंधुता के लिए मानता हूँ, लेकिन दोनों को मोटे तौर पर अलग करके देखता हूँ। मेरी समझ ये है कि गांधी सवर्णों के भीतर वो अपराध बोध पैदा कर रहे हैं। आप पूना पैक्ट के समय उनकी भाषा को समझ लीजिए, या गांधी पर सबसे पहला जो हमला हुआ है वो मंदिर प्रवेश को लेकर के हुआ है। गांधी की हत्या इसलिए नहीं हुई कि गांधी पाकिस्तान को उन्होंने पैसे के लिए कह दिया, या उस समय उन्होंने क्यों जान नहीं दी कि पाकिस्तान अगर बनेगा तो मेरी लाश पर बनेगा। गांधी की हत्या इसलिए होती है क्योंकि गांधी ये कहते हैं कि सवर्णों को ये समझना होगा कि उनके पुरखों ने इन जातियों पर कितना अत्याचार किया है। बाबा साहब अम्बेडकर पहले से जिस बात को कहते आ रहे हैं, पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया उस किताब में भी लिख रहे हैं, बीबीसी को इंटरव्यू देते समय भी उस बात को कह रहे हैं कि इस देश में सबसे बड़ा जो खतरा है वो हिंदू राष्ट्र का है, और हिंदू कुछ भी कहें, स्वतंत्रता, समता और बंधुता में उनका कोई भरोसा नहीं है। और इसीलिए समाज में न्याय नहीं हो सकता। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस हिंदू राष्ट्र को या इस हिंदू राष्ट्रवाद के ख्याल को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। कि अम्बेडकर के खिलाफ और अम्बेडकर के दुश्मन की तरह गांधी है, ये बड़ी गलतियां हुई। उसमें चाहे कांशीराम साहब का मूवमेंट रहा हो, बामसेफ ने लगातार इस बात को दोहराया। मुझे लगता है कि एक समय पर जब कांशीराम साहब शुरू में उस बात को कह रहे हैं तो वो उसकी एक अपनी ज़रूरत है, उसकी एक प्रासंगिकता है, लेकिन वक्त के साथ उस मूवमेंट को बदलाव की ज़रूरत थी और वो नहीं हुआ। और उसका जो परिणाम हुआ कि पूरे समाज में गांधी को लेकर के एक बिल्कुल खलनायक की छवि बनती चली गई। कि मुझे जो लगता है कि पूना पैक्ट के बारे में जो अब तक खास करके रेडिकल जो अम्बेडकराइट लोग रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल एक आंख बंद करके उसको देखा और ये कहने की कोशिश की कि उसमें गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर को ब्लैकमेल किया। अगर उसको बहुत व्यापक स्तर पर देखा जाए तो सच ये है कि आज जो शिक्षण संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, उसकी बुनियाद पूना पैक्ट है। और पहली बार उस पूना पैक्ट में ये होता है कि जो गांधी उसके पहले अंबेडकर को दलित समाज का नेता मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें बाबा साहब यहाँ तक कहते हैं कि गांधी जी ऐसा लगता है कि ये मेरा वतन नहीं है, और उसके पीछे मेन जो वजह थी वो यही थी। गांधी जी कह रहे थे कि समूचे भारत का प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ बतौर कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन वही गांधी पूना पैक्ट के समय बाबा साहब अम्बेडकर को बुला करके ये स्वीकार करते हुए कि वो दलितों के नेता हैं, उस पर हस्ताक्षर करवाते हैं। और खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 दिन के बाद ये कहा कि काश ये गांधी जी ने बहुत पहले कह दिया होता तो ये नौबत नहीं आती, लंदन में इस बात को अगर कह दिया होता। तो एक तो ये मुझे लगता है कि इसको समझने की ज़रूरत है, और ख़ास करके जो जन सामान्य है और जो दलित हैं, या मैं इसको बड़े पैमाने पर कहूँ तो बहुजनों के बीच में ये जो डिस्कोर्स गया कि अंबेडकर के खिलाफ और अंबेडकर के दुश्मन की तरह गांधी है, ये बड़ी गलतियां हुई। उसमें चाहे कांशीराम साहब का मूवमेंट रहा हो,
बामसेफ ने लगातार इस बात को दोहराया। मुझे लगता है कि एक समय पर जब कांशीराम साहब शुरू में उस बात को कह रहे हैं तो वो उसकी एक अपनी ज़रूरत है, उसकी एक प्रासंगिकता है, लेकिन वक्त के साथ उस मूवमेंट को बदलाव की ज़रूरत थी और वो नहीं हुआ, और उसका जो परिणाम हुआ कि पूरे समाज में गांधी को लेकर के एक बिल्कुल खलनायक की छवि बनती चली गई। मुश्किल ये है कि उसने रास्ता तैयार किया हिंदुत्व के लिए, इस फासिस्ट पूरी राजनीति के लिए। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। मुझे लगता है कि इस पर बात करने की ज़रूरत है कि बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में जो समझौता हुआ, उसने 2-3 बड़े काम किए। पहला तो ये कि दलितों को अल्पसंख्यक होने से बचाया, इसकी तरफ अभी निगाह नहीं गई। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर को ये भी अवसर मिला कि वो ओबीसी के लिए भी कुछ संविधान में प्रावधान करें और पिछड़ी जातियों को एकजुट करने के लिए एससी, एसटी और ओबीसी, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुसंख्यक उन्होंने बना दिया। अगर ये पूना पैक्ट नहीं होता, और मैं तो यहाँ से शुरू करता हूँ कि मान लीजिए पृथक निर्वाचन मिल गया होता, तब क्या होता? सवाल तो ये, मान लो मिल गया होता। ऑब्वियस है कि 1947 में जैसे सिख समुदाय ने किया, उसने विड्रॉ किया, आप भी विड्रॉ कर रहे होते, बावजूद इसके कि बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ होते। और हो सकता है कि उस समय रिजर्वेशन जैसा स्पेशल प्रावधान नहीं होता। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की वो जीत थी 2 पैमाने पर। एक तो अम्बेडकर को नेता स्वीकार किया गया गांधी के द्वारा, और दूसरा दलित अल्पसंख्यक होने से बच गया। तो एक तो ये लंबा डिस्कोर्स है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। आज की जो सबसे बड़ी जो चिंता है या जो सवाल है, जो अस्मिता की राजनीति और लोकतंत्र का तकाजा, इसी के समानांतर जब मैं पूना पैक्ट के बाद की परिस्थितियां, जहां कांशीराम साहब का पूरा मूवमेंट खड़ा होता है 70 के दशक से शुरू होकर के, उसने आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स को बहुत तीव्र किया। एक गलती जो खास करके गांधीवादी आइडियोलॉजी से या कांग्रेस की राजनीति से हुई, कि उसने इस आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स को, उसका सामना करने के लिए उन सवालों को समझने की कोशिश नहीं की। मसलन एक लंबे समय तक बाबा साहब अम्बेडकर पृष्ठभूमि में रहे। बीपी सिंह के समय जो चीज़ें हुई या उसके आसपास अम्बेडकर को भारत रत्न मिलना या मंडल कमीशन की सिफारिशों का लागू होना, तो इस बीच में कांग्रेस पार्टी ने इन सवालों को एड्रेस नहीं किया, और इसके चलते वो जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स थी वो जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो गई। वहाँ से एक तो ये भी है कि लोकतंत्र मजबूत हुआ, लोकतंत्र का विस्तार हुआ, उन हाशिए की जातियों को लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर मिला, और वो मूवमेंट उस सपने की तरफ बढ़ रहा था जो बाबा साहब अम्बेडकर देख रहे थे। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अपने आखिरी भाषण में जिस बात को वो कह रहे हैं बिल्कुल आखिरी में, कि ये जो दलित वंचित समाज है वो अब द्विजों की सांस्कृतिक गुलामी का बोझा ढोते ढोते थक चुका है, अब इसको सत्ता चाहिए, और अगर इसको सत्ता नहीं मिलती है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि सवाल आर्थिक और सामाजिक आज़ादी का था, लोकतंत्र के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के विस्तार का था। वो चीज़ें नहीं हो सकी,
जहाँ पे समानांतर आंदोलन चल रहा है, अस्मिता की राजनीति चल रही है। और उसने, ये ज़रूर है कि लोकतंत्र को कुछ निचले पायदान तक वो लेकर के गया, लेकिन जो खतरे हैं वो खतरे भी वही हैं। वो जो समझ है पूरी दलित आइडेंटिटी की, पॉलिटिक्स की, उसने उस बड़े खतरे को नहीं समझा, माने जो हिंदुत्व का खतरा सामने है। और उसी में बाबा साहब अम्बेडकर पहले से जिस बात को कहते आ रहे हैं, पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उस किताब में भी लिख रहे हैं, बीबीसी को इंटरव्यू देते समय भी उस बात को कह रहे हैं कि इस देश में सबसे बड़ा जो खतरा है वो हिंदू राष्ट्र का है। और हिंदू कुछ भी कहें, स्वतंत्रता, समता और बंधुता में उनका कोई भरोसा नहीं है। और इसीलिए समाज में न्याय नहीं हो सकता। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस हिंदू राष्ट्र को या इस हिंदू राष्ट्रवाद के ख्याल को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। संभवतः दलित मूवमेंट ने उस बात को नहीं समझा जो बाबा साहब कह रहे हैं। ब्रिटिश राज और हिंदू राज की तुलना करते हुए कि ब्रिटिश राज से ज़्यादा खतरनाक साबित होगा हिंदू राज अगर ये होता है। इसकी तरफ उस दलित पॉलिटिक्स का ध्यान नहीं गया और उसने एक तरह से रास्ता तैयार किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जानबूझ करके किया गया, लेकिन वो रास्ता तैयार हुआ हिंदुत्व की राजनीति के लिए, क्योंकि आप काउंटर कर रहे थे नेहरू को, आप हमला कर रहे थे गांधी पर। और गांधी की जो पूरी, खास करके जाति को लेकर के, निशिकांत जी हैं, उन्होंने काम किया है उस पर। लेकिन जितना मैं गांधी को समझता हूँ जाति के इसको मिटाने के संदर्भ में, या जो समता है उसको स्थापित करने के संदर्भ में, मुझे लगता है कि गांधी जी हरिजनों के प्रति जो काम कर रहे हैं, असल में वो काम द्विजों के सामने वो लेकर के आ रहे हैं। और मैं अंबेडकर और गांधी दोनों की भूमिका समाज में समता और बंधुता के लिए मानता हूँ, लेकिन दोनों को मोटे तौर पर अलग करके देखता हूँ। मेरी समझ ये है कि गांधी सवर्णों के भीतर वो अपराध बोध पैदा कर रहे हैं। आप पूना पैक्ट के समय उनकी भाषा को समझ लीजिए, या गांधी पर सबसे पहला जो हमला हुआ है वो मंदिर प्रवेश को लेकर के हुआ है। गांधी की हत्या इसलिए नहीं हुई कि गांधी पाकिस्तान को उन्होंने पैसे के लिए कह दिया, या उस समय उन्होंने क्यों जान नहीं दी कि पाकिस्तान अगर बनेगा तो मेरी लाश पर बनेगा। गांधी की हत्या इसलिए होती है क्योंकि गांधी ये कहते हैं कि सवर्णों को ये समझना होगा कि उनके पुरखों ने इन जातियों पर कितना अत्याचार किया है। तो वो अपराध बोध वो पैदा कर रहे थे। और जो ग्रंथि है, मैं इस बात को कतई नहीं मानता कि ग्रंथि सिर्फ दलितों के भीतर है हीनता की। ये बीमारी उन सवर्णों के भीतर भी है जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। ये दोनों ही तरफ बीमारियां हैं। एक ग्रंथि को मिटाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे हैं, चेतना पैदा करके वो हीनता बोध को मिटाने का काम कर रहे हैं, और दूसरी ग्रंथि जो श्रेष्ठता के बोध की है उसको मिटाने का काम गांधी कर रहे हैं। तो जब तक वो श्रेष्ठता का बोध, वो ग्रंथि नहीं खत्म होगी, और अगर ये ग्रंथि खत्म होगी तो वही होगा जो आज हो रहा है। क्योंकि आरएसएस की पूरी राजनीति ने उस ग्रंथि को और बढ़ाया। इस समय जो हिंदुत्व जिसे कहा जा रहा है वो असल में सवर्णों की पुनरुत्थान की राजनीति है। तो वो जो ग्रंथि फिर से जो पैदा हो रही है और इधर जो चेतना पैदा हो रही है, उससे संघर्ष की स्थिति है। और वो समाज को किस तरफ ले जाएगी, हमारा सवाल यहाँ है। जो बामसेफ ने कहा कि 15 और 85 की सीधी लड़ाई है, तो क्या करेंगे, सवर्णों को आप हिंद महासागर में फेंक देंगे? वो तो संभव नहीं है।
या आरएसएस कहे कि मुसलमान यहाँ के नहीं तो क्या करेंगे, उनको कहाँ बहाएंगे, ये हो ही नहीं सकता। जो राष्ट्र आज़ादी के आंदोलन में बन रहा था, एक समावेशी राष्ट्र, उसकी तरफ हमको बढ़ना चाहिए था कि न तो श्रेष्ठता का बोध रहे और हीनता का बोध भी खत्म हो, और हम नागरिक की तरफ बढ़ें, नागरिकता बोध की तरफ बढ़ें। तो गांधी और अंबेडकर दोनों ही एक ही काम कर रहे थे, लेकिन गांधी जी का बड़ा काम था कि सवर्णों के भीतर वो अपराध बोध पैदा करना, और बाबा साहब का काम था दलितों के भीतर चेतना पैदा करके उन्हें मनुष्य के रूप में, उन्हें नागरिक के रूप में स्थापित करना। आज का जो दुर्भाग्य वो ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के फॉलोवर बहुत हैं, लेकिन कोई दूसरा गांधी नहीं, अब बहुत छोटा ही गांधी सही वो नहीं, माने सवर्णों के भीतर काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, और इसीलिए समाज में टकराव ज़्यादा है। तो ये तो थोड़ा सा कि जो सैद्धांतिकी हमारी है राजनीति के, वो असल जो चिंता है इस समय लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। इसमें एक बात तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो हिंदुत्व की राजनीति है उसने उन जातियों को चिन्हित किया जो अभी भी हाशिए पर थी। दलित पॉलिटिक्स में कुछ जातियों को मौका मिला, ओबीसी पॉलिटिक्स में कुछ जातियों को मौका मिला, उनका सशक्तिकरण हुआ, लेकिन बावजूद इसके सैकड़ों जातियां थीं जो पीछे छूट रही थीं, उनको एड्रेस भी नहीं किया गया। इसको पकड़ा नरेंद्र मोदी ने, तो वो अति पिछड़ी जातियां वहाँ, और उनको पकड़ना थोड़ा आसान था, वो नफरत के आधार पर कि सारा मलाई इन लोगों ने खाई, या दलितों में नॉन जाटव के साथ कि सारी मलाई तो ये जाटव खा गया, और तुमको क्या मिला, तुमको वहाँ भी कुछ खास नहीं मिल रहा था, तो कम से कम हम कुछ नेता तो दे रहे हैं, अधिकारों की बात छोड़िए, हम आपको कुछ चेहरे दे रहे हैं। तो आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि उन अनाम जातियों को जब बीजेपी ने जोड़ा तो लोकतंत्र का और विस्तार हुआ। लेकिन लोकतंत्र का विस्तार सिर्फ ये नहीं है कि उसमें वे वंचित जातियों के समूहों के कुछ नेता आ गए। सवाल ये भी है कि जो संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं और नागरिक के रूप में उनको देखना और उनके अधिकारों को संरक्षित करने का जो मसला है, वो उस राजनीति के साथ जाए। माने जब मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी ने लोकतंत्र का और विस्तार किया, तो वो सिर्फ मुखौटों के रूप में, लेकिन उस लोकतंत्र के भीतर जो अधिकार हैं उन अधिकारों को वहाँ नहीं जाने दिया, और ये कहा गया कि ठीक है, यहाँ तो तुमको कुछ भी नहीं मिल रहा था, कम से कम हम कुछ नेता तो दे रहे हैं। और वे लीडर्स खामोश हो गए, बल्कि उनसे जो काम इस समय कराया जा रहा है कि आपको आरक्षण के खिलाफ बोलना है, क्योंकि आपको तो कोई फायदा ही नहीं। इवन जाति जनगणना के सवाल पर अति पिछड़ी जातियों को कोई उससे मतलब नहीं। वो कहते हैं कि हमको मिलेगा क्या, सवाल तो उस हिस्सेदारी का है। आप गिनती कर लो, गिनती से हो कह रहा है, हम तो कम है। गिनती जिसकी होगी वो बड़ी संख्या वाली जातियां होंगी, तो लोकतंत्र में हिस्सेदारी तो आपकी होगी, हम कहाँ होंगे। इस सवाल को एड्रेस किए बिना आप हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को काउंटर नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी चुनौती है, मतलब आज इस समय के लोकतंत्र में। उत्तर प्रदेश में 21.5% तो आपका दलित है, 66 जातियां हैं, और 66 में से 5 बड़ी जातियां हैं, माने संख्या 61 जातियों की संख्या बहुत थोड़ी थोड़ी है, एक एक हिस्से में वो सीमित है।
और वही हुआ है उस पूरी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में कि इन जातियों को साथ जोड़ा गया। हालांकि आइडियोलॉजी के तहत तो वो सारी जातियां साथ आने के लिए तैयार थीं, लेकिन जैसे ही सत्ता की राजनीति शुरू हुई उसमें कुछ जातियां ऊपर जाती हैं, बाकी पीछे छूट जाती हैं। इसका फ़ायदा उठाया आज के हिंदुत्व की राजनीति ने। अभी क्या है कि फिर से जो दलित हैं उत्तर प्रदेश का, वो बीजेपी की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स से पीछे छुड़ाना चाहता है, और ये भी बिल्कुल तय है कि वो सपा के साथ नहीं जा सकता। सपा, मैं नहीं समझता कि अखिलेश यादव कुछ ऐसा कर पाएंगे। उनकी समझ को हम लोगों ने पिछले 2-3 साल में देख लिया है। इस समय विकल्प कांग्रेस पार्टी हो सकती है, या चंद्रशेखर उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और उसमें आपको इन तमाम जातियों के वो जो आइकॉन्स रहे हैं, उनके जो नायक रहे हैं, उन नायक और नायिकाओं के साथ, माने सिर्फ प्रतीकों की राजनीति अब नहीं काम करेगी। उसको बीजेपी ने इतना मत दिया है कि अब उससे बहुत असर होने वाला नहीं है। वो और ज़्यादा करने की स्थिति में है। उनको सिर्फ पूजना ही तो है। सीतापुर में बाबा साहब अम्बेडकर का एक मंदिर बन गया है, और बाकायदा पुजारी बैठ कर के वहाँ अपना धंधा चला रहा है। तो प्रतीकों की राजनीति आप उनसे बेहतर नहीं कर सकते। सवाल है कि प्रतीकों की राजनीति के साथ उस भागीदारी को सुनिश्चित करें, इन जातियों में लीडरशिप पैदा करें, और लीडरशिप पैदा करने के बाद उनका इस्तेमाल भी करना आता। सवाल ये है कि हम 1-2 मुखौटे उठाते हैं उसी तरह से, और थोड़ा बहुत उनको स्पेस देते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। तो उन समाजों के भीतर काम करने के लिए, जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने एक चर्चा की थी एक विषय पर कि उत्तर प्रदेश में संत सद्भाव यात्रा, मतलब बीजेपी की, खास करके योगी की पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए किया जा सकते हैं। जितने भी निर्गुण संत हैं, और उस यूपी के, मैं और बाहर की बात नहीं कर रहा, उसमें कबीर से लेकर के और रैदास तक, गोरखनाथ, इन तमाम संतों के स्थापना और जो स्थल हैं वहाँ जाते हुए, और उनकी जो वाणियाँ हैं, उनके जो संदेश हैं, उनके रचनाओं को गाते हुए, उनको समझते हुए, उनके संदेशों को ज़मीन पर आप लेकर के जा सकते हैं। और ये संत अपनी अपनी जातियों में बड़े पूजनीय हैं। तो इस आइडेंटिटी को और उनकी वाणियों को जब आप लेकर के जाएंगे तो आप उस पॉलिटिक्स को काउंटर भी कर पाएंगे। गोरखनाथ जिस तरह के सेकुलर संत रहे हैं और इन्होंने जहाँ तक पहुँचा दिया है, तो कम से कम जन सामान्य में आप इस बात को लेकर के जा सकते हैं। तो वो आपको एक तरफ करना होगा। दूसरी तरफ लीडरशिप के साथ उन बुनियादी मसलों पर सवाल उठाना पड़ेगा कि जो नुकसान हुआ है हिंदुत्व की राजनीति में, और सिर्फ आरक्षण से नहीं काम चलेगा, क्योंकि आरक्षण को जिस तरह से इन्होंने बर्बाद किया है, उसके पूरे थीम को, उसकी पूरी समझ को, कि जिसको नहीं मिल रहा है वो सोचता है कि अरे हमें इससे क्या फ़ायदा है। तो जो एस्पिरेशन था लोगों में, दलितों के भीतर की, हम पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी। और मुझे याद आता है नेहरू जी जब फूलपुर से चुनाव लड़ते थे तो वहाँ पे एक रामराज नाम के गायक होते थे, वो दलित थे। तो नेहरू जी के भाषण के पहले उनकी मंडली गीत गाती थी, और उस गीत में का जो स्वर था, उसमें हिंदी मतलब वो अवधी में गाते थे कि अब हमारा राज आ गया है, अब हमको भी खाने को चावल मिलेगा, अब हमको भी नौकरी मिलेगी, यहाँ तक कि अब हमको हवाई जहाज़ में बैठने को मिलेगा। तो चावल खाने से लेकर के हवाई जहाज़ में बैठने तक की जो एस्पिरेशन नेहरू जी की रैलियों में जो गीत गा कर के पैदा की जा रही थी, वो एस्पिरेशन ख़त्म हो चुकी है।
दलितों के भीतर या अति पिछड़ी जातियों के भीतर उनके उम्मीदों को फिर से जगाना होगा, वो लगभग ख़त्म हो चुका है। उनको लगता है कि नहीं नहीं कुछ हो ही नहीं सकता। इसके जरिए है मुझे लगता है कि हिंदुत्व की इस राजनीति को हम लोग काउंटर कर सकते हैं, और जो आइडियोलॉजिकल सवाल है उनको भी आपको लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि जो गर्दा जम चुकी है दिमागों में, गांधी उनको खलनायक लगते हैं, नेहरू उनको क्या लगते हैं, इसको भी मिटाने की ज़रूरत है और उन एस्पिरेशन के साथ लीडरशिप को भी पैदा करने की ज़रूरत है। शुक्रिया।